गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ब्रिटिशकालीन भू राजस्व पद्धति के अंतर्गत जो दूसरी पद्धति थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, उस पर हम चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई भू राजस्व पद्धति के अंतर्गत हमने इजारेदारी प्रथा और स्थायी बंदोबस्त के बारे में चर्चा की थी। उनकी विशेषताएं, लाभ हानियों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जो द्वितीय व्यवस्था थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वो व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने जो दूसरी नई पद्धति अपनाई थी, उस नई पद्धति को रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। और यह पद्धति जो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे थॉमस मनरो, उनके द्वारा 1820 में इस पद्धति को प्रारंभ किया गया था। और यह पद्धति मुख्य रूप से मद्रास में, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। बम्बई में इस पद्धति को लागू करने का श्रेय एल्फिंस्टन को दिया जाता है। इस जो भू राजस्व पद्धति है, इसके अंतर्गत अब सरकार ने रैयतों से, रैयत मतलब किसानों से सीधा बंदोबस्त किया था, क्योंकि अब इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अब भूमि का जो मालिक था वो किसान को मान लिया गया। जो मालिकाना हक था या जो कब्जादारी हम कह सकते हैं, वो अब किसान की मानी गई थी इस बंदोबस्त में। जहाँ स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि का जो मालिक था वो जमींदार को माना गया, वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का मालिक किसान हो गया था। यानी कि अब जो लगान अदा करने का जो उत्तरदायित्व था, अब जमींदार की जगह किसानों के हाथ में आ गया था। यह सरकार ने अब सीधे जमींदारों से समझौता कर लिया था। सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए किसान अब उत्तरदायी था। इस व्यवस्था ने किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, और जो बिचौलिया वर्ग था, जिसमें हम जमींदारों को लेते हैं, ठेकेदारों को लेते हैं, वो उनको इस व्यवस्था के अंतर्गत उनकी मध्यस्थता यहाँ पे समाप्त कर दी गई थी। अब जमींदारों के स्थान पे किसानों को ही भूमि का स्वामी माना गया था। इस प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत अब प्रत्येक किसान से सरकार के द्वारा अलग अलग समझौता किया गया। और भू राजस्व का निर्धारण जो पहले वास्तविक उपज के आधार पर किया जाता था, अब वो कुल क्षेत्रफल के आधार पर किया जाने लगा। यानी कि भूमि का जितना क्षेत्रफल होगा उसके आधार पर लगान की दर निर्धारित कर दी गई, जबकि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो वास्तविक उपज प्राप्त होती थी उसके आधार पर लगान निर्धारित होता था, और यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारित कर दिया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके पश्चात जो ये व्यवस्था जो लागू करना था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो इसका सबसे पहला उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे ये था कि वो स्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहता था। यानी कि जो बिचौलिया वर्ग ही था, जो जमींदारी वर्ग था, जो स्थायी बंदोबस्त के कारण अधिक समृद्ध हो गया था, उसकी संपन्नता में बढ़ोतरी हो गई थी, तो वो इस वर्ग के को इस बंदोबस्त के अंतर्गत वो उसकी मध्यस्थता को समाप्त करना चाहता था। तो पहला उद्देश्य तो उसका ये था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जब स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो लगान निश्चित करती थी और जमींदार किसी वर्ष अधिक मतलब अधिक उपज तैयार हो गई, अच्छी बारिश हो गई, फसल अच्छी तैयार हो गई, तो किसान अधिक लगान वसूल कर लेता था, उसको अधिक आय प्राप्त होती थी। किंतु वो आय का एक निश्चित जो रकम निर्धारित कर रखी थी ब्रिटिश सरकार ने, वो रकम जमा कराता था। जो शेष राशि उसके पास बच जाती थी, वो शेष राशि जमींदार द्वारा हड़प लिया जाता था। तो स्थायी बंदोबस्त में जो निश्चित राशि से अधिक वसूली भी कर रहे थे जमींदार, तो ये सारी रकम जमींदारों के द्वारा हड़प ली जाती थी, जिससे कि सरकार की आय में कोई विशेष तौर पे बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी। एक निश्चित आय उसको प्राप्त होती रहती थी। इस कारण सरकार जो जिसके खर्चों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चों में, तो सरकार अपनी आय में वृद्धि करना चाहती थी। इस कारण वह बिचौलियों को समाप्त करते हुए जो राशि जो बिचौलिए हड़प रहे थे, वो राशि अब सरकार खुद हड़पना चाहती थी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो स्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहती है। तो इस कारण ये उद्देश्य प्रमुख था कि एक तो अपनी आय में बढ़ोतरी करना, जो लगान जो प्राप्त हो रहा था, लगान के द्वारा
द्वारा जो राजस्व प्राप्त हो रहा था ब्रिटिश सरकार को, एक तो उस राजस्व में वो वृद्धि करना चाहता था ब्रिटिश सरकार, दूसरा वो जो मध्यस्थ जो संपन्न होते जा रहे थे, जिसकी शक्ति में वृद्धि होती जा रही थी जमींदार वर्ग, तो उस जमींदार वर्ग की शक्ति को सीमित करना चाहता था, उसकी मध्यस्थता को समाप्त करना चाहता था। तो ये दो प्रमुख उद्देश्य थे ब्रिटिश सरकार के। इस व्यवस्था को जो यानी कि इस व्यवस्था को जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी उसको लगभग जो ब्रिटिश कालीन जो क्षेत्रफल था, ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व क्षेत्रफल था, और उस क्षेत्रफल ब्रिटिश कालीन जो क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर जो रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था के पक्ष में थे, क्योंकि जो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत थे वहाँ पे इतने अधिक बड़े जमींदार नहीं थे जो कि स्थायी बंदोबस्त के द्वारा लगान वसूल कर सकते थे, इसलिए वहाँ पर किसानों से समझौता करना आवश्यक था। इस व्यवस्था के बारे में यह भी तर्क दिया जाता है कि यह व्यवस्था भारतीय कृषि के अनुरूप थी, क्योंकि जबकि हम कहें कि कुछ इतिहासकार ये भी मत व्यक्त करते हैं कि रेतवाड़ी व्यवस्था के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य किसानों की स्थिति में सुधार करना था, कृषि स्थिति में सुधार करना था, किंतु अगर हम वास्तविकता देखें तो बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि व्यावहारिक रूप से जो ये व्यवस्था थी वो जमींदारी व्यवस्था से किसी भी प्रकार से कम हानिकारक नहीं थी, क्योंकि जहाँ एक तरफ से इसने ग्रामीण समाज की स्वामित्व की जो अवधारणा थी उसको समाप्त कर दिया, और जमींदारों का स्थान अब स्वयं ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे ले लिया था, क्योंकि जहाँ पहले किसान लगान जमींदार को जमा कराते थे, अब वो सीधे ब्रिटिश सरकार को जमा कराने लगे। और इसके साथ सरकार अब प्रति वर्ष मनमाने ढंग से अधिक राजस्व वसूल करती थी, मनमाने ढंग से प्रति वर्ष लगान का निर्धारण किया गया, किसानों से बलपूर्वक खेत जोतने को बाध्य किया जाता था। इस प्रकार कई दोष यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी इस व्यवस्था के अंतर्गत। तो यह व्यवस्था भी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से कम हानिकारक नहीं थी। इसके अलावा इस व्यवस्था में अन्य कई दोष भी थे कि इस व्यवस्था में जो किसान था उसका भूमि पर तब तक स्वामित्व बना रहता था जब तक कि वो सरकार को निश्चित समय में जो राशि थी वो अदा न करता रहे, अन्यथा अगर वो लगान की राशि अदा नहीं करता था तो उसे भूमि से बेदखल किया जाता था, जिसके कारण अधिकांश क्षेत्रों में जो लगान की दर थी वो भी बहुत अधिक थी। और जब प्राकृतिक कोई आपदा आ जाती थी, अकाल पड़ जाता तो ऐसी स्थिति में किसान लगान अदा नहीं कर पाता था, और इस कारण वो साहूकारों से ऋण लेता था और साहूकार से ऋण के चंगुल में फंसता जाता था और उसे वहाँ भूमि से बेदखल होना पड़ता था। तो इस प्रकार साहूकार और जमींदारों को यहाँ जो भूमि का स्थानांतरण था वो वापस जमींदार और साहूकारों के हाथों में चला जाता था। तो यहाँ इस व्यवस्था के अंदर जब भूमि का स्वामी किसान को माना गया तो वो बाद में यहाँ आके अंत में वो खेती और मजदूरी ही बन जाता था। तो इस प्रकार उसे किसी न किसी तरीके से अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा और अपने शोषण का उसको शिकार होना पड़ा। इसके अलावा किसानों से जो ब्रिटिश कर्मचारी लगान वसूल करते थे तो उनके दुर्व्यवहार का, उनके शोषण का, अत्याचार का भी किसानों को सामना करना पड़ता था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत भी किसान की स्थिति अत्यधिक दयनीय होती गई। ये व्यवस्था भी स्थायी बंदोबस्त की भांति किसानों के लिए शोषणकारी व्यवस्था सिद्ध हुई। अगले वीडियो में हम तीसरी जो पद्धति है महलवाड़ी पद्धति उसके बारे में चर्चा करेंगे।